हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे फिर से यूट्यूब चैनल दी अनबॉक्स माइंड पे। तो आज मैं आप लोगों को इस बारे में बात करने वाला हूँ कि इतिहास है क्या। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर कैसे इसको पढ़ें, इसको कैसे समझें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आती है कि इतिहास को कैसे पढ़ें। उसमें सर बहुत सारी डेट्स याद करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता सकूं कि इतिहास है क्या, उसको पढ़े कैसे, उसको समझे कैसे, ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। कई बार क्या होता है, हम किसी चीज को पढ़ते हैं, ये सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट्स के बारे में भी है। स्पेशली हिस्ट्री में तो होता ही है, हम कुछ भी चीज हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो कुछ दिनों तक हमें याद रहती है, उसके बाद हम चीजों को भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उससे बचने का तरीका क्या है, इस वीडियो हम उसी चीज पर हम बात करेंगे। और ये वीडियो सिर्फ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, ये उन रेगुलर व्यूअर्स के लिए भी है जो सिर्फ ऐसी क्यूरियोसिटी के लिए इन वीडियोस को देख रहे हैं। उनको भी समझ में आएगा कि हाँ, इतिहास को इस तरीके से समझना चाहिए, है ना, ताकि आप लोगों को कोई आगे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास है क्या, उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं वो क्या है, और इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है, सर हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है हिस्ट्री पढ़ने का। तो उससे भी रिलेटेड मैं आप लोग को इस क्वेश्चन का भी मैं आप लोगों को आंसर दूंगा इस वीडियो में। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आप लोग के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई भी और डाउट्स आते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा उनको रिप्लाई करने का। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हाउ टू रीड हिस्ट्री, इतिहास को कैसे पढ़ें, कैसे समझें, ताकि वो हमें लंबे समय तक याद रहे। और हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा इतिहास को याद कैसे रखना। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ डेफिनेशंस मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखी हैं। पहला है इंटरेक्शन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। इसका मतलब है जो इतिहास है वो भूतकाल और वर्तमान काल के बीच में संबंध को दर्शाता है। देखिए, इतिहास हमको ये समझा पाएगी कि आज हम जिस स्थिति पर हैं वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट में, आज हम जिस सिचुएशन में है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो कल्चरली हो, चाहे ट्रेडिशनली हो, चाहे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या किसी भी चीज, चाहे इकोनॉमिकल व्यू पॉइंट से भी अगर हम देखें, तो आज हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं, उसका आंसर जो है वो हमें हिस्ट्री बताती है। और वो जानना क्यों है, ताकि हम अपने भविष्य को सुधार सकें, अपने फ्यूचर को सुधार सकें। तो पहला डेफिनेशन तो यही हो गया कि भूतकाल और वर्तमान काल के बीच के संबंध की स्टडी को हिस्ट्री कहा जाता है। दूसरा डेफिनेशन है अ लिविंग सब्जेक्ट। बहुत लोग का ये कहना रहता है कि इतिहास तो मतलब मुर्दों का विषय है, मरे हुए जो लोग हैं, जो पहले थे कभी, उनके बारे में पढ़ते हैं, ऐसा है। लेकिन उनको ये चीज नहीं पता है कि जो लोग पहले से इतिहास लिख के गए हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आज की सिचुएशन को समझने के लिए पुरानी चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये दिन ब दिन बदलती जाएगी। आज जब हम हैं, भविष्य में हम किसी और के लिए हिस्ट्री रहेंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसीलिए ये एक जीवांत विषय है, मतलब एक लिविंग सब्जेक्ट है। और तीसरी डेफिनेशन है हिज स्टोरी। हिज मतलब इंसान, आदमी की कहानी, कैसे बना, कैसे हुआ, कौन कौन से राजा महाराजा, जितनी भी चीजें हम हिस्ट्री में पढ़ते वो। और चौथा डेफिनेशन है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइम डेटेड। टाइम और डेट के साथ अगर हम किसी भी चीज को रिकॉर्ड करते हैं उसको क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड बोलते हैं। जितनी भी घटनाएं हुई हैं, अगर हम उनको समय और तारीखी के साथ अगर क्रमबद्ध तरीके से लिखें तो वो होती है हिस्ट्री। इसके अलावा लास्ट डेफिनेशन है साइंटिफिक इंक्वायरी ऑफ पास्ट इवेंट्स। और ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, साइंटिफिक इंक्वायरी। मतलब अगर किसी ने कुछ लिख दिया इतिहास में कि ऐसा हुआ था, तो उसको यूं ही नहीं मान लिया जाएगा। अगर किसी ने कुछ लिखा है तो उसके बारे में रिसर्च होंगी, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे वगैरह होता है, रिसर्च होंगी,
पूरे स्टडी होंगी, उसके बाद ही उसको सही माना जाएगा। मतलब बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच के साथ हिस्ट्री को पढ़ा जाएगा। तो जितने भी पिछले जो भी घटनाएं हुई हैं उनकी बिल्कुल साइंटिफिक इंक्वायरी होगी, साइंटिफिकली उनको अप्रोच किया जाएगा, उनको स्टडी किया जाएगा, उसके बाद ही उसको इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ये होता है इतिहास। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, क्यों किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इसको ऐड किया गया। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, सर हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आता है, इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा। तो वही बताने के लिए मैं ये कुछ चीजें आप लोगों के सामने लिखा हूं, एक एक करके सबको देखते हैं। पहला है फैसिलिटेट्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका है कि देखिए वर्तमान में हम जिस सिचुएशन में हैं, यानी कि प्रेजेंट में हम जिस सिचुएशन में हैं वो हम ऐसे क्यों हैं, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमको इतिहास से होती है। मतलब आज जैसा समाज है, जैसी अर्थव्यवस्था है, जैसी राजनीति भारत में, अगर हम सिर्फ भारत की अगर बात करें, सिर्फ भारत ही क्यों, पूरी दुनिया की हम बात कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड की हम बात कर सकते हैं। आज जो अर्थव्यवस्था है, जो भी समाज है, चाहे किसी भी देश की हो, उसको अगर समझना है बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो उसको इतिहास को पढ़ना, उसके लिए इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसी से हमको समझ में आएगा कि ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई, ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हुई जिसकी वजह से आज हम जिस सिचुएशन में हैं हम यहाँ तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट है enables informed projections about potential future developments। तो इतिहास में अगर कोई घटना हुई है, उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हुई, ये इतिहास में हम पढ़ सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर आज हम अगर जिस सिचुएशन में हैं, तो आगे क्या भविष्य में बदला जा सकता है या क्या बदल सकता है, उसकी हम थोड़ी बहुत अनुमान उसको हम लगा सकते हैं। आप समझ रहे हैं, इतिहास पढ़ के हम फ्यूचर को भी थोड़ा बहुत, कम ही सही, लेकिन प्रेडिक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है असिस्ट इन एक्यूरेटली असेसिंग रिस्क ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसे कि आज वर्तमान में जो भी हम डिसीजन लेते हैं, कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, चाहे वो सरकार बनाती है, चाहे कोई भी संस्था बनाती है, वो ये समझ पाएगी कि अगर इतिहास में, यानी कि पिछले कुछ दिनों में अगर किसी कंपनी ने, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई संस्था हो या कोई सरकार हो, अगर किसी ने कुछ डिसीजन लिया है, अगर ऐसा ही डिसीजन जो हम लेने जा रहे हैं अभी, अगर पहले किसी ने और ने ये काम किया या ये कोई डिसीजन लिया है, तो उससे क्या क्या रिस्क उनको देखने पड़े, क्या क्या डेवलपमेंट्स आगे हुई, इसको जानने में भी हमको इतिहास मदद करता है। और फाइनली आपको सिविल सर्वेंट बनना है, तो आप लोग को ये तो जानना जरूरी रहेगा ना, आप पॉलिसीज तो बनाएंगे सरकार में रह के, तो इसीलिए इतिहास को पढ़ना जरूरी। नेक्स्ट है स्ट्रेंथेंस एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। आप जिन लोगों को, मतलब, और इस नेक्स्ट पॉइंट भी सेम इससे ही रिलेटेड है, एनहेंसेस कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द एस्पिरेशंस एंड नीड्स ऑफ अ कम्युनिटी और रीजन। अगर मान लीजिए आप किसी जिले के कलेक्टर बन गए, आईएएस बन गए, और आपको कुछ पॉलिसीज बनानी है अपने डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, जब तक आप उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशंस को, उनके समाज को नहीं समझेंगे, आप उससे रिलेटेड पॉलिसीज जो उनकी मदद कर सके कैसे बना पाएंगे। तो आज जो जैसा समाज जिस भी जिले में, चाहे मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, अगर उसको जब तक आप नहीं समझेंगे, उनकी मदद करने के लिए आप पॉलिसीज नहीं बना सकते। इसीलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है, ताकि आप समझ सके कि मैं जिस जिले में आईएएस बन के बैठा हूँ, वो जिले का जो भी समाज है, जो भी अर्थव्यवस्था है, वो किस प्रकार की है, ऐसी क्यों है, क्या क्या प्रॉब्लम्स पहले आ चुकी हैं, उनसे कैसे निपटना है, उसके लिए भी इतिहास पढ़ना जरूरी है। इसीलिए सिविल सर्वेंट्स को इतिहास पढ़ाया जाता है, इसलिए एग्जाम में इतिहास पूछा जाता है। ये रीजन है और ये इंपॉर्टेंस है इतिहास का। इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप समझ ही नहीं सकते लोगों को, इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। जब तक आप अपने लोगों को, जिन लोगों के लिए आपको पॉलिसीज बनानी है, उनकी चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक आप उनसे रिलेटेड पॉलिसीज कैसे बना सकते हैं। इसीलिए इतिहास पढ़ा जाता है। यह है इंपॉर्टेंस हिस्ट्री का। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं हाउ टू रीड हिस्ट्री, इतिहास कैसे पढ़ें। देखिए,
हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ध्यान दीजिए ज्योग्राफी पर। इसका मतलब भूगोल को आपको सबसे पहले पढ़ना है। जब तक आप किसी क्षेत्र के ज्योग्राफी को, भूगोल को नहीं समझेंगे, आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ना आप अर्थव्यवस्था समझ पाएंगे, ना आप इतिहास समझ पाएंगे, कुछ भी नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भूगोल, ज्योग्राफी। सबसे पहले उसको पढ़िए। नेक्स्ट स्लाइड। के बाद कोई भी रीजन हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसकी जैसी ज्योग्राफी रहेगी, उसी की तरह उस क्षेत्र की इकोनॉमिकल सिचुएशन भी रहेगी। ये 100% और यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये 100% ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। ये हर जगह एप्लीकेबल है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहां ये एप्लीकेबल ना हो। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप हिस्ट्री का एनसीईआरटी उठाकर देखें, 6th क्लास की, 7th क्लास की या 11th 12th की, तो आप सबसे पहला चैप्टर जो पाएंगे हिस्ट्री की किताब में, हिस्ट्री की बुक में, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, उसमें सबसे पहला चैप्टर आप देखेंगे ज्योग्राफी का ही रहेगा। मतलब उस चैप्टर में इंडिया की पूरे ज्योग्राफी को एकदम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अगर एनसीईआरटी में ही पहला चैप्टर ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इसका मतलब ये है ज्योग्राफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसी ज्योग्राफी रहेगी वैसा ही उस क्षेत्र का इकोनॉमिकल सिचुएशन ही रहेगा। आप एग्जांपल देख लीजिए, कश्मीर की ज्योग्राफी, कश्मीर की इकोनॉमी। गुजरात की ज्योग्राफी, गुजरात की इकोनॉमी। जैसे गुजरात की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए, ट्रेड रूट से लगा हुआ है, समुद्र के रास्ते व्यापार होता है, तो वहाँ की इकोनॉमिकल सिचुएशन देख लीजिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया का सबसे ज्यादा गुजरात से ही होता है, मुंबई से भी होता है, विशाखापट्टनम से भी होता है, बट गुजरात भी है। तो वहाँ की इकोनॉमिकल सिचुएशन देख लीजिए आप, कितनी बेहतरीन है। तो जैसा ज्योग्राफी रहेगा वैसी इकोनॉमिकल सिचुएशन भी रहेगी। नेक्स्ट। तो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा, जैसी ज्योग्राफिकल कंडीशन रहेगी वैसा इकोनॉमिकल सिचुएशन भी रहेगा। अब आप देख सकते हैं, जैसी इकोनॉमिकल सिचुएशन रहेगी वैसा ही सोसाइटी ही रहेगा। इसका मतलब है आप जब भी इतिहास में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि समाज में कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ नया चीज पैदा हो रही है, तो आपकी पैनी नजर इकोनॉमिकल सिचुएशन में होनी चाहिए। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ बदलाव ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से समाज में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से ही आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, जैसे सोसाइटी में, जैसे मौर्योत्तर काल में की अगर हम बात करें, पोस्ट मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करें, उसमें मर्चेंट्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। किंग्स तो थे ही, राजा तो थे ही, बट जो मर्चेंट्स हैं, जो व्यापारी वर्ग है, वो भी बहुत शक्तिशाली हो गया था समाज में। कारण इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी थी भारत की। इस वजह से समाज में व्यापारी वर्ग का वर्चस्व ज्यादा था। तो इसीलिए जैसी ज्योग्राफिकल कंडीशन रहेगी वैसा ही इकोनॉमिकल सिचुएशन रहेगा, और ठीक उसी के अकॉर्डिंग सोसाइटी भी रहेगी, समाज भी रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन की। एरोस को ध्यान से देखिए, जैसी ज्योग्राफी वैसा इकोनॉमिकल सिचुएशन, जैसा इकोनॉमिकल सिचुएशन वैसी सोसाइटी, और साथ ही जैसी इकोनॉमिकल सिचुएशन वैसी ही पॉलिटिकल सिचुएशन भी रहेगी। इसके अलावा जैसा समाज रहेगा, जैसी सोसाइटी रहेगी, पॉलिटिकल सिचुएशन भी वैसी ही रहेगी। और आप देख सकते हैं कभी कभी पॉलिटिकल सिचुएशन इकोनॉमी और सोसाइटी को भी इफेक्ट करता है। कैसे? देखिए, जैसा समाज रहेगा उस समाज के संचालन के लिए वैसे ही राजनीति बनेगी। वो राजनीति उसी प्रकार से रहेगी, उसी समाज के अनुसार रहेगी जिस तरीके का समाज को चलाना है। इसीलिए सोसाइटी यानी कि समाज की वजह से राजनीति भी इफेक्ट करती है, और इकोनॉमिकल सिचुएशन भी राजनीति को इफेक्ट करती है, और कभी कभी पॉलिटिकल सिचुएशन भी राजनीति को इफेक्ट। जैसे कि आज वर्तमान भारत में हम देखते हैं जो सरकारें हैं वो इकोनॉमिकल पॉलिसीज बनाती है और इकोनॉमिकल सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक पहले भी, इतिहास में पहले भी राजनीतिक के लोगों ने, राजनीति में जो भी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ नीतियां बनाकर इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस किया है। जैसे कि हम अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के बारे में बात करें,
वो तो पॉलिटिकल फिगर है, उसने अपने हिसाब से इकोनॉमिकल पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। और कभी कभी राजनीति में बैठे लोग समाज के नियम भी बना देते हैं, आज भी बनाते हैं, पहले भी बनाते थे। नेक्स्ट स्लाइड। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, रिलीजन और कल्चर। देखिए चार्ट को ध्यान से देखिए, जो फ्लो चार्ट बना उस चीज को ध्यान से देखिए। मतलब समाज जो है, सोसाइटी है, उसकी वजह से रिलीजन और कल्चर इफेक्ट हो रहा है। जैसी पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से भी रिलीजन और कल्चर इफेक्ट हो रहा है, और जैसी इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसकी वजह से भी रिलीजन और कल्चर इफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब किसी भी क्षेत्र का संस्कृति कह लो, धर्म कह लो, वो उस क्षेत्र की इकोनॉमिकल सिचुएशन यानी कि अर्थव्यवस्था, सोसाइटी यानी कि समाज, और पॉलिटिकल सिचुएशन यानी कि राजनीतिक स्थिति का मिला जुला स्वरूप जो है वो अपने को रिलीजन और कल्चर में देखने को मिलता है। और यही रिलीजन और कल्चर धीरे से राजनीतिक स्थिति को भी इन्फ्लुएंस करता है, समाज को भी इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि आप एरो के साथ एरो देख सकते हैं। और कभी कभी ये रिलीजन और कल्चर जो है इकोनॉमिकल सिचुएशन को भी इफेक्ट करता है। अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें, जो जैन लोग जो होते हैं वो खेती बाड़ी में विश्वास नहीं करते, इसका मतलब उनका जो रिलीजन है वो उनकी अर्थव्यवस्था को इन्फ्लुएंस करता है। अब इस चार्ट को हम शुरू से एक बार और देखते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी, भौगोलिक स्थिति जैसी रहेगी वैसी ही अर्थव्यवस्था रहेगी, जैसी अर्थव्यवस्था रहेगी वैसा ही उस क्षेत्र का कल्चर रहेगा, रिलीजन रहेगा, और समाज रहेगा, और पॉलिटिकल सिचुएशन भी रहेगा। इसका मतलब इन सभी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ज्योग्राफी। उसके बाद नंबर आता है अर्थव्यवस्था का। तो आप जब भी इतिहास को पढ़ें, जब भी आप इतिहास के किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आप इस चार्ट को ध्यान में रखिए, और इस चार्ट को ध्यान में रखकर आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं उसको समझिए वो किस के बारे में। अगर आप राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी भी टॉपिक के राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए कि जो राजनीतिक स्थिति है वो वैसी क्यों हो सकती है। हो सकता है समाज जैसा हो, समाज कुछ वैसा हो सकता है अर्थव्यवस्था कुछ ऐसी जिसकी वजह से राजनीतिक स्थिति ऐसी है। अगर आप इस चार्ट को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इतिहास कुछ भी पढ़ेंगे आप कभी उसको नहीं भूलेंगे। इस चार्ट को ध्यान में रखते हुए आप इतिहास का कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आपको उसको याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चीज को याद रखिएगा। और ये चार्ट जो है पूरे इतिहास का निचोड़ है। चाहे आप भारत का इतिहास पढ़ो, चाहे किसी राज्य का इतिहास पढ़ो, चाहे पूरे विश्व का इतिहास पढ़ो, इतिहास चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, अगर आप इस चार्ट को ध्यान में रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं हाउ टू मेमोराइज हिस्ट्री। इतिहास को पढ़ते समय याद कैसे रखें। देखिए पहला पॉइंट कहता है फोकस ऑन सिग्निफिकेंस ओवर रोट मेमोरी, अवॉइड क्रैमिंग अननेसेसरी डेट्स, इंस्टेड grasp the sequence and context. However, in modern history, precise dates often carry critical importance. इसका मतलब है आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका जो मेन जो कोर है उसको याद रखिए, खाली रट्टा मत मारिए। इसके अलावा बहुत लोग खाली डेट्स याद करने की कोशिश करते हैं। डेट्स याद करने के बजाय जो भी घटनाएं हो रही, जो भी इवेंट्स हो रहे, उसके सीक्वेंस को याद करिए, तो आप लोग को आसानी रहेगी। हाँ, भारत का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडिया का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें प्रिसाइज डेट्स याद करने पड़ते हैं। ये बात भी मैंने जरूर लिखी है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड लीडर्स एज पीपल नॉट जस्ट नेम्स, स्टडी द पर्सनालिटी, कैरेक्टर एंड सर्कमस्टेंस ऑफ अ रूलर टू ट्रूली कॉम्प्रिहेंड द रीजनिंग बिहाइंड देयर पॉलिसीज। आप किसी भी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे अकबर हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, आप उनको एक नाम की तरह मत पढ़िए। आप उनको ये सोचिए कि वो इस सिचुएशन में उस समय वो है, तो उनकी जैसी स्थिति है उस स्थिति में रहकर उन्होंने किस प्रकार की नीतियां बनाई, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते। इस तरीके से अगर आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर है, जैसे औरंगजेब हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, अगर आप उनके पर्सनालिटी और कैरेक्टर को समझेंगे,
उसी के अकॉर्डिंग आप ये समझ पाएंगे उन्होंने जो नीतियां बनाई हैं वो वैसी नीतियां उन्होंने क्यों बनाई हैं। आप उनके कैरेक्टर को पढ़ें, उनके पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट पॉइंट, connect events to their environment. Always examine the geography and economic conditions influencing the topic. These shape the course of history as much as individuals do. ये बात मैंने आप लोग को पहले भी समझा चुका हूँ। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस समय की जोग्राफिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ाई करिए। जो भी घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों चीजों की वजह से ही इन्फ्लुएंस होके हो रही हैं। इससे क्या होगा, आप लोगों को चीजें याद करने में बहुत आसानी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, रीड विद क्यूरियोसिटी नॉट जस्ट अटेंशन। इंस्टेड ऑफ merely underlining, place a question mark where you feel doubt or curiosity. This keeps the mind actively engaged. और लास्ट पॉइंट ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ी क्यूरियोसिटी लाइए, थोड़ी अपने अंदर उत्सुकता लाइए इतिहास में पढ़ने के लिए कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो वैसा क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, इसके अलावा और क्या बदल सकता था, क्या चीजें हो सकती थी। ये उत्सुकता आपको अपने अंदर खुद से लानी पड़ेगी। इसके अलावा जब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं तो अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन करने के बजाय आप वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू करिए, ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये जो पॉइंट जो मैंने अभी पढ़ा है, ये पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है। उस चीज पर अगर आप पढ़ेंगे तो उसका आंसर आपको पिछले अगले या उसके पहले 2-3 लाइन में उसका आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आप एक्टिवली एंगेज रहेंगे जिसमें आप पढ़ रहे हैं और आपको और इंटरेस्ट आएगा, आप बोर नहीं होंगे। जैसे कि बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हिस्ट्री बहुत बोर लगती है, तो उस बोरियत से बचने का तरीका ये है, थोड़ी उत्सुकता लानी पड़ेगी आपको अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट कुछ और बातें जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। पहला है, हिस्ट्री इज अ फाउंडेशनल सब्जेक्ट दैट एनरिचेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल अदर डिसिप्लिन्स। इसका मतलब इतिहास जो है वो एक बेस सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें पकड़ बनाएंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स को समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात कर लो, आप सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र की बात कर लो, यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था भी, आज जैसी भारत की अर्थव्यवस्था है, अगर उसको बहुत अच्छे से समझना है तो उसके लिए अपने को इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कल्चर मैटर यानी कि संस्कृति से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, अगर उसको समझना है तो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा इट ट्रेन्स क्रिटिकल थिंकिंग बाय शोइंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ओवर टाइम। समय के साथ साथ जो भी कारण है उसके क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं वो आपको इतिहास समझाने की कोशिश करता है। उससे आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि जो भी कारण है उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या बदलाव आ सकते हैं, ये आपको इतिहास हमेशा बताता है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रायोरिटाइज कंप्लीटिंग ज्योग्राफी बिफोर डेल्विंग इनटू अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग हिस्ट्री। कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ज्योग्राफी को कंप्लीट करिए। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो अगर आप ज्योग्राफी को अच्छे से समझ पाएंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट अगर आपको कोई कंप्लीट करना है तो ज्योग्राफी होना चाहिए, उसके बाद ही आप दूसरे सब्जेक्ट्स में जाइए। इसके अलावा A solid grasp of physical and human geography explains why historical events unfolded in specific location. किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन यानी किसी भी विशेष क्षेत्र में जो भी घटनाएं हुई हैं वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण ही हुई है, इसलिए ज्योग्राफी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट, रिसोर्सेज एंड टेरेन हेल्प इंटरप्रेट ट्रेड रूट्स, वॉर्स एंड माइग्रेशन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी क्षेत्र का मौसम हुआ या प्राकृतिक संसाधन हुए, वहाँ की जो भी टेरेन है, और वो इफेक्ट करते हैं ट्रेड रूट्स को, वॉर्स को और माइग्रेशंस को। कैसे? जैसे कि अगर हम भारत की अगर सिर्फ बात करें तो भारत जो है वो दोआबों का क्षेत्र है। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। आप एक चीज हमेशा गौर करेंगे, जब भी कोई भी वॉर हुआ है वो किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र को यानी किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन को लेकर ही हुआ है, और वो लोकेशन कहीं ना कहीं दो नदियों के बीच का क्षेत्र रहा होगा। आप पूरे इतिहास को उठाकर देख लीजिए, आपको यही समझ में आएगा, क्योंकि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है।
वहां सबसे ज्यादा खेती हो सकती है। इस वजह से उस क्षेत्र को लेकर काफी लड़ाइयां, युद्ध इतिहास में हुए हैं। पूरा इतिहास उठाकर देखिए, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट स्ट्रेंथेन्स मैप रीडिंग स्किल्स विच आर इनवैल्यूएबल इन बोथ हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। हाँ, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी पढ़ने से आपको मैप रीडिंग स्किल आपकी बढ़ेगी। जैसे कि अगर आप देखेंगे, हम ट्रेड रूट्स की अगर हम बात करें, तो आप अगर आप सिर्फ इतना पढ़ लेंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ट्रेड रूट गया हुआ था, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसको मैप के थ्रू अगर पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो ट्रेड रूट है वो किस तरीके से जा रहा है, कौन कौन से क्षेत्र से होकर जा रहा है, ये आप लोगों को समझ में आएगा। लास्ट पॉइंट, डू नॉट merely रीड, strive to grasp the essence. Knowledge without understanding fades swiftly from the mind. बिना समझे, बिना आप किसी चीज को समझे अगर आप याद करेंगे तो धीरे धीरे वो आप उसको भूल ही जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, समझकर अच्छे से पढ़कर चीजों को याद रखना शुरू करिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ आप ऐसे ही रट्टा मार लेंगे तो कुछ दिन में आप उसको 100% भूल जाएंगे। आप उसको हमेशा जिंदगी भर के लिए याद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, समझना चाहते हैं कि भूतकाल में उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें, घटनाएं भारत में हुई है, कौन कौन सी इवेंट्स जो अनफोल्ड हुए हैं भारत में, इंडिया में, या यहाँ तक कि विश्व में भी। जो उन चीज़ को क्यूरियोसिटी रखते हैं, उन चीज़ को जानना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो भी बहुत कम आने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, बाकी लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत कम आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू।